बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाए मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। नमस्कार, मैं स्वर्णताप और आज राजनीतिक नव प्रवर्तक में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता, कार्यकर्ता या उन्हें समाज सेवी कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, राजेश कुमार केसरी। राजेश कुमार केसरी राजनीति में अपने पिताजी को देखकर आए। पिताजी जनसंघ से जुड़े हुए थे और समाज सेवा का काम किया करते थे। वहीं से प्रेरणा लेकर राजेश कुमार केसरी जनसंघ से जुड़े लोगों के लिए काम करना शुरू किया और फिर लगभग 35 साल पहले भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और सक्रिय राजनीति में भी आए। फिलहाल वो वाराणसी के खोजवा वार्ड 40 से पार्षद हैं और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। खैर, विशेष बातचीत राजेश कुमार केसरी जी से ही। राजेश जी, बैलेट बॉक्स इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी राजेश जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे कि आप अपना जीवन परिचय दें और अपने संघर्ष की कहानी हमें बताएं। जी, मैं 1985 में मेरे पिताजी स्वयंसेवक भी थे और खोजवा वार्ड से के जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो वो राजनीति में करते थे, तो उन्हीं का देखते देखते हम लोग भी थोड़ा बहुत उनका साथ देते थे। फिर मैं बाल स्वयंसेवक के रूप में शाखा पे जाना स्टार्ट किया, मेरे पिताजी ले गए। तब से मैं अनवरत आज 85 से 86 से कंटिन्यूअस। फिर 88 में मैं जब 18 वर्ष का हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सदस्य बनाया। उसमें 5 रुपया का सदस्यता होता था। और उसके बाद 89-90 में जब राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ तो राम जन्मभूमि आंदोलन में हम लोगों को विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पे वॉल राइटिंग का काम सहेजा गया था। उसमें हम लोग रात में वॉल राइटिंग कर रहे थे, तो उस समय हम लोग को पुलिस उठाकर बंद कर दी। और मिर्जापुर में मैं करीब 1 महीने तक हम और मेरे मित्र रहे 2, उनको लोगों को तक हम लोग मिर्जापुर जेल में बंद थे। और उसके बाद कंटिन्यूअस फिर मैं भाजपा और संघ और विश्व हिंदू परिषद का और बजरंग दल का सबका काम करते करते और 2000 में मैं भाजपा के टिकट पे पहली बार खोजवा वार्ड से पार्षद बना। उसके बाद चूंकि आरक्षण होने के का महिला सीट हो गया तो मैंने महिला सीट पे अपना दावेदारी छोड़ दिया। और उसके बाद 2017 में फिर पुनः जनरल सीट होने के कारण फिर मैं यहाँ से दोबारा टिकट मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया और मैं निर्वाचित हुआ। अभी तक वर्तमान में मैं पार्षद भी हूँ और फिर इस साल नगर निगम कार्यकारिणी का सदस्य भी मनोनीत हुआ हूँ। तो राजेश जी, हमें ये बताया जाए कि आपके पिताजी संस्थापक सदस्यों में से एक थे, तो वैसे में उनके अंदर काम करने का, समाज के प्रति काम करने का एक जबरदस्त भावना जो थी, जो आप में आई, तो उसके बारे में हमें बताइए कि शुरुआती दौर में जब आपके पिताजी जनसंघ से जुड़े और आपको शाखा ले जाना शुरू किया, तो आपके अंदर क्या चीजें चल रही थी, किस तरह से चीजें बदल रही थी? उस समय तो हम लोग का पढ़ाई का मन था, सोचे थे कि भाई कोई, सबका तमन्ना रहता है कि कुछ न कुछ अहम रहता है। हम लोग भी सोचे कि कभी IAS बना जाएगा। उस समय राजनीति का कोई हम लोग का चाह नहीं था। क्योंकि पिताजी के साथ काम करते थे, मेरे पिताजी बहुत लोकप्रिय इस क्षेत्र में थे, वैद्य जी के नाम से जाने जाते थे और उनका बड़ा हर वर्गों में सम्मान रहता था। तो धीमे धीमे करते वो 95 में भी वो पार्षदी के लिए प्रयास किए, लेकिन किन्हीं वजह से उनका टिकट नहीं हो पाया। 89 में हुआ। फिर 95 में चूंकि OBC सीट होने के कारण 2000 में जब जनरल सीट हुआ तो पिताजी का अवस्था इतना नहीं था कि भाई वो चुनाव वगैरह लड़ सके। तो पार्टी कही कि भाई आपके वार्ड से, आपके परिवार से आप
अपने 3 पुत्रों में से एक पुत्र को कम से कम राजनीति और समाज में जोड़िए। तो पिताजी के निर्देश पर मैंने टिकट की दावेदारी की और उसी के बाद मेरा पार्टी ने मुझको सम्मान दिया, मुझे टिकट दिया और मैं इस क्षेत्र में भारी मतों से जीत कर आया हूँ। तो उसके बाद मेरा लाइन चेंज हो गया। मैं फिर समाज, क्योंकि 90 में जब हम लोग राम जन्मभूमि में आंदोलन में 1 महीना मिर्जापुर जेल में थे, तो उसके बाद मेरा समाज के प्रति आकर्षण बढ़ा और फिर मैं धीमे धीमे सामाजिक कार्यों में संघ के माध्यम से, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, भाजपा के माध्यम से समाज में लोगों का जो भी समस्या था उसको निदान करता था और उसको हल करवाने का कोशिश करता था। और हमारा क्षेत्र में बहुत से वीआईपी, जो उस समय हमारे यहाँ ओम प्रकाश सिंह जी थे जो सिंचाई मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी थे, तो उनके पुत्र भी हमारे साथ मिर्जापुर जेल में बंद थे। इसमें वर्तमान में चुनार के विधायक भी हैं। तो हम लोगों का बचपन से मित्रवत संबंध था। फिर उसमें हम लोग राजनीति में, सामाजिक चीजों में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करने लगे। धीमे धीमे लोगों के बीच में लोकप्रियता बढ़ती गई। पार्टी ने हम लोग की तरफ ध्यान दिया कि भाई लोग को पार्टी में अगर चुनाव लड़ाया जाएगा तो यहाँ भाजपा को लाभ होगा और उसका लाभ मिला भी भाजपा को। तो आपने जनसंघ के बारे में बताया कि आप उससे जुड़े, राजनीति में भी आए, पूरी तरह से समाज सेवी संगठन आप कह लीजिए उसको कि समाज के प्रति समर्पित है, जैसा कि कहा जाता है। तो वैसे में मैं ये जानना चाहूंगा कि राजनीति में फिर आपका आगमन क्यों हुआ और कैसे हुआ, और अपने विजन के बारे में बताइए हमें कि आगे के मुद्दे क्या हैं, आगे का क्या विचार है। राजनीति में हम लोग पहले तो हम लोग पढ़ते थे, उस समय 89 हाई स्कूल वगैरह में थे हम लोग। फिर उसके बाद 92 में इंटर पास किया, फिर डीएवी डिग्री कॉलेज में, तो उसी समय विद्यार्थी परिषद, वहाँ पे हमने विद्यार्थी परिषद का वहाँ नींव रखा। डीएवी डिग्री कॉलेज में उसका अध्यक्ष पहली बार मैं बना। तो इसी तरह सोशल कामों करते 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 राजनीति में फिर भाजपा का भी काम उसमें हम लोग करते थे, क्योंकि सारे जो चाहे संघ के कार्यकर्ता हो, चाहे विद्यार्थी परिषद के हों, सब लोग जब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी का भी काम किया जाता है। उसी तरह काम करते करते आदमी का एक रुचि बन गया कि भाई राजनीति में भी कुछ मुकाम बनाया जाए। मेरा तो ये वार्ड मतलब मॉडल वार्ड के रूप में विकसित करने का सपना था, पिछली बार भी था। मैं उस समय मेरे वार्ड में गलियां बहुत कच्ची गलियां थी और सीवर की समस्याएं बहुत ज्यादा थी। उस रीजन में मैंने गली गली में चौका पत्थर जो होता है, सब गलियों में करीब करीब पक्का चौका पत्थर लगवाया। फिर चूंकि 11 साल का पिंग हो गया, बीच में 2 कार्यकाल हम नहीं लड़े। इस बार मेरे यहाँ जितने भी रोड खराब हैं, अभी 2 दिन पहले महापौर द्वारा 52 लाख रुपए का मैंने रोड का शिलान्यास करवाया है और मेरे के यहाँ 1 करोड़ का काम ऑलरेडी चल रहा है इधर साइड में, प्लस चौड़ीकरण का काम चल रहा है और नाली का काम है। और बाकी हमारे क्या मतलब 1-2 महीने में रोडों का काम खत्म हो जाएगा। और गलियां तो मैं पिछले 2 साल में मैंने जितना भी आईपीडीएस द्वारा खानी गई थी उसको मैंने रीसेट करवा चुका हूँ। मेरे क्या फिर इस साल के बाद कोई काम करवाने लायक का नहीं रह गया है। एक मेरा बहुत प्रोजेक्ट बनाकर जल संस्थान को भेजा हूँ। जो हमारे यहाँ सीवर लाइन है वो अंग्रेजों के जमाने का है, जैसे बनारस का शाही नाला है उसी का छोटा रूप हमारे यहाँ नाला है। उसको मैं लगा हूं कि अगर वो चेंज हो जाता है तो बहुत हद तक जो हमारे यहाँ सीवर की समस्या, पानी की मतलब जो आधे घंटे सीवर युक्त पानी आता है उसको बहुत हम लोग प्रेस करवा रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से ये सीवर का पानी आ रहा है। तो मेरा अगला प्रश्न आपसे कि आप एक टर्म बहुत पहले लड़ चुके थे, उसके बाद फिर एक 11 साल का गैप आया, उसके बाद फिर 2017 में आपने फिर चुनाव लड़ा और आपको जनता ने फिर वैसे ही हाथों हाथ लिया, कबूला जिस तरह से आप पहली बार पार्षद बनकर आए थे। तो विशेष ये जरूर रहा होगा कि स्नेह जनता का है ही और आपने काम भी किया होगा, लेकिन मैं इसके बाद और भी चीज ये जानना चाहूंगा कि फिलहाल जैसे आपने सीवर वगैरह लाइन की समस्या बताई है, तो आपके क्षेत्र की है ना अभी प्रमुख समस्याएं क्या क्या है, और क्षेत्र के बारे में आप अपने बताइए कि किस तरह से यहाँ की समस्याएं हैं, और साथ ही सिक्का का दूसरा पहलू भी होता है कि कुछ विशेषताएं भी होंगी, तो वो भी जानना चाहूंगा। जी, क्योंकि हमारा क्षेत्र
काफी पुराने, मतलब बनारस की सबसे पुरानी मंडी, मतलब विशेषरगंज से भी पुरानी मंडी खुजवा मंडी है। यहाँ पे गेहूं और चावल का आमद बहुत होता था। यहाँ के बाद विशेषरगंज मंडी बना है। खुजवा सबसे पुरानी मंडी, बनारस की सबसे पुरानी मंडियों में से एक है। और यहाँ की आबादी मुगलों के समय का भी यह बाजार रहा है, इसीलिए यहाँ पे मुगल शासक के समय का, जैसे नवाबगंज बगल में है, अपना खुजवा बाजार है, काश्मीरी गंज है, जो लकड़ी के खिलौने अभी माननीय मोदी जी जो मन की बात में बताए थे, अपने खुजवा में ही वो काश्मीरी गंज है। यहाँ काष्ठ उद्योग का काम होता है, लकड़ी के खिलौने बनते हैं। लेकिन जिस मूल ढांचा में विकास होना चाहिए, खुजवा उससे बहुत पीछे रह गया। यहाँ का रोजगार, व्यापार, रोड चौड़ीकरण न होने के कारण से धीमे धीमे यहाँ का मार्केट खत्म होता चला गया और विशेषरगंज आबाद होता चला गया। तो लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं। तो पहला जो टर्म था आपका, और उसके बाद जो अभी जो है, तो क्योंकि वक्त भी बदला, समय भी बदला और बहुत सारी चीजें बदलती गई। हाँ, देश में भी बहुत सारी चीजें चेंज होना शुरू हुआ और देश विकासशील तो है ही, विकसित की तरफ भी बढ़ रहा है। तो वैसे में आपका जो खुजवा वार्ड है, उसमें पहला टर्म जो आपका था, उसमें क्या चेंजेस हुए थे और अभी क्या क्या चेंजेस हुए हैं? आपने क्या क्या प्रयास करवाए? पहला टर्म में हमारे यहाँ बताया ना कि कच्ची गलियों का संख्या बहुत ज्यादा थी। उस समय गलियों में बहुत जगह सीवर लाइन नहीं थी, पानी की पाइपलाइन नहीं थी। पहले टर्म में मैंने सारे गलियों को पहले पक्का किया, जो चौका लगता है, जो पत्थर के चौके लगते हैं, उससे मैंने पक्का करवाया। और जो सीवर लाइन बहुत थे उसको बड़ा भी करवाया। लेकिन 5 साल बीत गया, उस समय हम, मतलब संसाधन भी बहुत कम थे, नगर निगम के माध्यम से बहुत कम। उस समय हमारे विधायक हुआ करते थे श्याम देवराज चौधरी जी, उनका सहयोग बहुत मिला। उनके माध्यम से मैंने करीब करीब खुजवा की जितनी भी गलियां थी कच्ची, सबको मैंने पक्का करवाया। और फिलहाल जो अभी जो चल रहा है, हाँ, उसमें देखा है, मैंने भी जाना है कि काफी काम आपने करवाए हैं। तो आपका मतलब जो एक कहते हैं ना कि जब हम एक अपने टर्म में होते हैं तो आपकी एक ख्वाहिश होती है, जैसे कि आपने बताया कि आप आदर्श मॉडल के तौर पर इस वार्ड को विकसित करना चाहते हैं। लेकिन समस्याएं हैं कि पुराना स्ट्रक्चर है, काफी पुरानी चीजें रही हैं, तो उसके कारण काफी तकलीफें होती हैं। लेकिन बावजूद मैं देख रहा हूँ कि आपके वार्ड में लगातार कई सारे काम और बेहतर काम होते रहे हैं। तो आपके दिल के करीब कौन सा काम रहा जो आपको काफी संघर्ष उसके लिए करना पड़ा, उसके लिए आपको काफी प्रयास करना पड़ा? जैसे अभी 2 दिन पहले मैंने खुजवा चुंगी है, चुंगी से एक संकुलधारा काली जी मंदिर तक का रोड है। पिछले मैं 2 सालों से इसमें संघर्ष कर रहा था कि ये हो जाए, लेकिन बार बार पैसा भी रखवाने के बावजूद कोई टेंडर नहीं भर रहा था। बार बार रीटेंडरिंग, 4 बार रीटेंडरिंग में गया, तब उसके बाद जाकर कोई टेंडर लिया है, तो काम का शुभारंभ हुआ। क्योंकि रोड बहुत ज्यादा ही खुजवा की क्षतिग्रस्त हो चुकी है और बरसात के दिनों में यहाँ पे जल भराव वाला इलाका रहा। अब तो मान लीजिए अब नहीं लगता है, लेकिन यहाँ नाला वगैरह नहीं था पहले। महीना भर यहाँ घुटनों भर पानी लगे रहते थे, बरसाती पानी, क्योंकि जल निकासी का कोई व्यवस्था नहीं था। अब तो बहुत ज्यादा हम लोग यहाँ प्रयास किया गया कि यहाँ के जितने भी इलाके हैं, अब कहीं जल निकासी का सारा प्रबंध हम लोग इतना बढ़िया करवा दिए हैं। नहीं तो यहाँ महीनों तक लोगों के घर में सीवर और पानी भरा रहता था बरसाती। आपने अपने क्षेत्र के बारे में बताया, अपने कामों के बारे में बताया। मैं अब आपके वाराणसी, जो कि कभी बनारस हुआ करता था, यानी काशी, है ना, आपके काशी के बारे में कुछ विशेषताएं बताइए, क्योंकि काफी फेमस है काशी और आप उसको जी रहे हैं। तो उसके बारे में हमें बताइए कि काशी क्या है, लोगों के लिए क्या है? काशी तो अपने आप में एक तरह से, जो बनारस आप कहें, यहाँ लोग कहते हैं कि बनारसीपन मतलब किसी को कोई बहुत चिंता नहीं रहती है कि मुझे काम करेंगे तो इतना पैसा कमाएंगे, तो हम बस ठाट में रहते हैं, खाना पीना मौज करना, अपना काम जितना कमा लेते हैं उसमें परिवार को चलाते हैं और मौज मस्ती का, इसी को कहते हैं काशी, बनारसीपन। लेकिन अब धीमे धीमे यहाँ भी आधुनिकता के दौर में वो सब काशी पिछड़ गई और जो पुरानी काशी थी, अब उसका जो सुबह लोग कमाते थे, फिर दोपहर में अखाड़ा पे जाते थे, अपना भांग ठंडई
करना, रियाज मारना, वो सभा का अखाड़ा कल्चर जब से खत्म हो रहा है, धीमे धीमे खत्म हो चला है। अब कुछ ही अखाड़े रह गए हैं जो जीवित हैं, जहाँ अभी थोड़ा बहुत लोग रियाज होकर मारते हैं, लेकिन अब वो जिम में बदल गया। नहीं तो यहाँ का जो व्यापार रहा, सुबह 5 बजे से शुरू होता था, 12 बजे तक करीब करीब खत्म हो जाता था। उसके बाद लोग अखाड़े पे निकल जाते थे, वही नहाना धोना, अपना मौज मस्ती करना, मतलब बढ़िया से जीते थे और मौज मस्ती के साथ जीते थे। कोई चिंता नहीं रहता था, संयुक्त परिवार रहता था। अब तो संयुक्त परिवार भी बिखरने लगे हैं, एक घर में कमाने वाला एक रहता था, 4 लोग खाते थे। यहाँ के घाट वगैरह जब से मोदी जी आए हैं, बहुत ही इसका बदलाव हुआ है। साफ सफाई भी बहुत बढ़िया, मोदी जी के कारण जो स्वच्छता अभियान चला है, उसका रैंकिंग वगैरह भी बनारस का बहुत तेजी से मतलब अच्छी रैंक की तरफ बढ़ रहा है। और घाटों का कायाकल्प तो अब गंगा जी भी अब निर्मल, नहीं तो इतनी गंदा पानी हम लोग पहले आज से 20-25 साल पहले हम लोग गंगा जी प्रति साल मतलब 2 महीने हम लोग गंगा जी जाते थे, इस पार उस पार करते थे। लेकिन बीच के कालखंडों में ऐसा हुआ कि उसमें आचमन लेने लायक का भी पानी नहीं रह गया। हम लोग ने नहाना गंगा जी 20-25 साल से छोड़ दिया था। अब पानी भी शुद्ध हो गया है मोदी जी के आने के बाद से। और अंत में आप अपनी जो जनता है, अपने जो लोग हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही कहेंगे कि भाई जो कूड़ा वगैरह है, अपना सफाई होने से पहले कम से कम अपने घर से निकाल दें। और जो छत से बरामदे से लोग सड़क पे कूड़ा फेंकते हैं रात के समय, वो कम से कम रात भर अपने यहाँ रखे रहें। सुबह जब कूड़ा वाला आता है, डोर टू डोर कलेक्शन करने वाले आते हैं, उसको दे दें। तो उससे ये रहेगा कि जो रात में गंदगी रोडों पे दिखाई देती है, वो न दिखाई दे। यहाँ पे होता क्या है कि रात में लोग अपने 3 मंजिल 4 मंजिल 2 मंजिल छतों पर से, बरामदे में से कूड़ा ऊपर से फेंकते हैं। उसके वजह से रात में कूड़ों का भरमार हो जाता है। तो हमारा उनसे यही निवेदन है हाथ जोड़कर कि कम से कम सुबह एक डस्टबिन में रखें। डस्टबिन सबके घर घर हम लोग ने दिया भी है स्वच्छता अभियान के तहत, उसको रखे रहें। जब कूड़ा गाड़ी आता है उस समय उस कूड़ा गाड़ी में ले जाकर गिरावें, ताकि जो सुबह हमारा रोड सफाई दिखाई देता है और रात के समय गंदा हो जाता है, वो ना हो। बस कूड़े के लिए बस लोग से यही अपील है कि वो लोग कम से कम नियमित जहाँ पे कूड़ा या बॉक्स डब्बा रखा हुआ है हम लोग, वहाँ ले जाकर फेंके। तो ये थे आज हमारे साथ राजेश कुमार केशरी जी, जिन्होंने राजनीति न करके समाज सेवा के तौर पर ही राजनीति को चुना है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रयास में आप हमेशा आगे बढ़ रहे हैं, उसमें लगातार आप आगे बढ़ते रहें, आपको सफलता मिलती रहे। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैलेट बॉक्स इंडिया से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाएं मजबूत स्थानीय नेतृत्व।